मैं सरवजबीन इस वक्त आपके और मेरे फेवरेट प्रोग्राम सितारा में। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ उस जगह पर दुनिया के हर कोने से आर्टिस्ट, फनकार, चाहे वो थिएटर का हो, फिल्म स्टार हो, टीवी का हो या स्टेज का फनकार हो, डांसर्स हो, सिंगर्स हो, पेंटर हो, शायर हो, अदीब हो, सब यहाँ आते हैं। कराची में बैठकर मुल्क के मुख्तलिफ सकाफ़त को उजागर करना और उसको नुमाया करना, उसको दिखाना कोई आसान बात नहीं। ये बिल्कुल जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो सितारा हिलाल, सितारा इम्तियाज़ से उनको नवाजा गया। उनकी अनथक मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि एक प्लेटफॉर्म पे इन तमाम लोगों को, चाहे वो जितने भी आर्टिस्ट हो दुनिया से मुख्तलिफ, एक छत तले उनको, एक पेज पे उनको लाना एक ही शख्स कर सकता है। जी हाँ, कराची आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सरबराह अहमद शाह साहब। बाकी की बातचीत हम उनसे साथ बैठ के करते हैं। आइए। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अपने इंट्रो में कि अहमद शाह साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इतनी लंबी फ़हरिस्त है माशाल्लाह इनके कामों की, इनके जो भी है आर्ट्स काउंसिल के हवाले से। इस वक्त हम अहमद शाह साहब के साथ मौजूद हैं और आई एम द लकीस्ट वन कि उन्होंने मुझे टाइम दिया क्योंकि बहुत बिज़ी रहते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर, जो आपके चाहने वाले हैं और जो आपसे प्यार करते हैं, आपके तो दुनिया में ग्लोबली हर तरफ माशाल्लाह फैंस हैं। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताएं, आर्ट्स काउंसिल के बारे में बताएं। अपने बारे में मैं क्या बताऊं। मेरा नाम है अहमद शाह है। मैं आर्ट्स काउंसिल का सदर हूं। पिछले 18 साल से 19वां साल शुरू हो गया है। जब मैं यहाँ आया था तो ये जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं और थिएटर और म्यूज़िक के फेस्टिवल्स और म्यूज़िक एकेडमी, थिएटर एकेडमी, डांस एकेडमी, आर्ट स्कूल और ये स्टूडियोज़ और ये लाइब्रेरीज़ और ये गैलरीज कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सर। तो रात दिन मेहनत की है अपने साथियों के साथ मिलके। कुछ भी नहीं होता था यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको पहले शहर सूबे का बड़ा अदारा बनाया, फिर मुल्क का बड़ा अदारा बनाया। इस वक्त ये दुनिया का एक बड़ा अदारा है और यहाँ पर फाइन आर्ट की एग्ज़िबिशंस भी होती हैं, म्यूज़िक के प्रोग्राम भी होते हैं और रक्स के प्रोग्राम भी होते हैं, थिएटर भी रेगुलर होता है। तो हमारा एक्टिंग की और इसकी भी मुसलसल ड्रामे भी होते रहते हैं। अभी आप आई हैं तो इस वक्त भी 30 ड्रामों का एक अवामी थिएटर फेस्टिवल चल रहा है और 18 साल से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है। सैकड़ों हम सिंधी ज़बान के लिटरेचर के प्रोग्राम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, शाह लतीफ़ कॉन्फ्रेंस होती है, शेख अयाज़ कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, पाकिस्तान के म्यूज़िक फेस्टिवल होते हैं, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, कभी कोयटा, कभी सक्कर, कभी मुल्तान, कभी लाहौर, कभी कश्मीर। तो पाकिस्तान का रोशन चेहरा लोगों को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को आपस में जोड़ने के लिए तो सैकड़ों काम हैं जो आर्ट्स काउंसिल करता है। तो अब 2 साल से आपने देखा कि हमने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल शुरू कर लिया। तो जो पिछले साल किया 2024 में, तो कुछ 44 मुल्कों के आर्टिस्ट आए दुनिया भर से और पिछले साल 142 मुल्कों के लोग आए, फिल्म से, म्यूज़िक से, थिएटर से, फाइन आर्ट से और रक्स से। और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फेस्टिवल था। 40 दिन का फेस्टिवल भी दुनिया में कहीं नहीं हुआ और इतनी कैटेगरीज में इतने आर्टिस्टों की नुमाइंदगी भी कभी नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दुनिया का नुमायां तरीन अदारा बन गया है। आप दुनिया के किसी छोटे जजीरे में भी जाएं तो वो लोग आर्ट्स काउंसिल को जानते हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट है इस अदारे का। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल बात सच है कि काफ़ी सारे जो है वो आपने दुनिया के मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों को एक पेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना आपके सिवा और कोई कर नहीं सकता और माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ ये हुआ। सर फिर आगे और क्या प्लान्स हैं? अब प्लान बहुत हैं और एक आपके चैनल के थ्रू मैं आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ कि मैं पहली बार
जो है वो इंटरनेशनल सिंधी कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। उसका नाम है सिंध थ्रू द सेंचुरीज़। पिछले 5-6-7 हज़ार साल का सिंध का उसका माजी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका आर्किटेक्चर कैसा था, कौन कौन लोग यहाँ आए, किन किन की हुक्मरानी रही, फिर उसका जो आर्काइवल है हमारा, जैसे मोहनजोदड़ो और बाकी इलाकों में, मेहरगढ़ भी पहले सिंध का हिस्सा था। उसके बाद जो है यानी सिंध यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, यानी कल सिंध का क्या था माजी, आज सिंध में क्या हो रहा है और आगे सिंध के लिए वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है जो हम बड़े उसके लिए एक्साइटेड हैं और इंशाल्लाह अप्रैल में हम वो एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस और उसमें फेस्टिवल भी करेंगे। वो जश्न सिंध होगा, उसमें म्यूज़िक भी होगा, उसमें रक्स भी होगा, उसमें ड्रामा भी होगा और उसमें संजीदा तरीन मौज़ूआत पे वो होंगे। फिर मेहमान सिंध जिन्होंने सिंध बनाया, सिंध के तालीमी स्ट्रक्चर को बनाया, सिंध के आर्किटेक्ट थे, सिंध के फिलंथ्रेपिस्ट थे कि जिन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, अस्पताल बनाई, उसमें हिंदू भी थे, पारसी भी थे, क्रिश्चियन भी थे। तो पूरा एक 360 डिग्री में। और अगले फेस्टिवल वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पे भी काम 1 जनवरी से शुरू हो चुका है और अभी तक 40-50 मुल्क ऑन बोर्ड हो चुके हैं। इसी तरह से अभी अवामी थिएटर फेस्टिवल चल रहा है जी। उसके साथ हमारी 4 एकेडमीज चल रही हैं और औरत कॉन्फ्रेंस भी हम हर साल करते हैं, वुमेन कॉन्फ्रेंस वो भी है हमारी उस पर, और म्यूज़िक फेस्टिवल भी करेंगे। फिर हम आज़ादी फेस्टिवल भी करते हैं 14 अगस्त के आसपास। तो बेशुमार चीज़ें हैं जो होनी है। सर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, क्योंकि आप एक डिटर्मिनेशन है और आपका एक वो है कि मैंने लोगों के लिए, आवाम के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए काम करना है। आप मेरे ख्याल से रोल मॉडल भी हैं यंगस्टर्स के लिए, जो आपको देखते हैं और आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं और उनको बहुत सारे यहाँ पे शोबा जाते हैं जो वो यहाँ पे सीखते भी हैं। अच्छा सर, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं सीखते हैं तो आगे जाके फिर प्रोफेशनली आप लोग सर्टिफिकेट, ये जो है ना, मेरा जो पहला मकसद ही यही था कि नौजवानों के लिए जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो लंबी लंबी फीसें जाके इंडस वैली में और NCA में नहीं जा सकते हैं, और टूटी चप्पल के बच्चे हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई रंगी टाउन से आता है, कोई लियारी से आता है, क़तई नज़र इस बात के हमने सबको स्कॉलरशिप पढ़ाया है। इस वक्त जो हमारे मुसव्विर बच्चे निकले हैं, पाकिस्तान की हर गैलरी में उनकी नुमाइश होती है, आज भी नुमाइश हो रही है, शुरू हो रही है, और उनकी एक भी पेंटिंग नहीं मिलती, वो अब सुपरस्टार बन गए। इस तरह हमारे थिएटर के लड़के लड़कियां जो हैं वो भी टीवी के ड्रामों में काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा बहुत सारे जो बाकी शोबे हैं उसमें भी यही हाल है। गाने में तो सबसे ज़्यादा आगे हमारे बच्चे निकले हैं, और अभी पाकिस्तान आइडल में जो शॉर्ट लिस्ट होके जो रह गए हैं उसमें मैं नाम हमारा स्टूडेंट है, अभी ये 13 के अंदर मौजूद है, 2-3 बच्चे हमारे मौजूद हैं। तो टॉप लेवल पे हमारे बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाके भी काम कर रहे हैं, बाहर जा कर के कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हैं, उनका आर्ट भी बाहर बिक रहा है, और फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, टीवी चैनलों पे भी काम कर रहे हैं, और थिएटर ड्रामों में भी काम कर रहे हैं। सर यही वजह है कि काफ़ी सारे यहाँ पे हर किस्म के हर तबका जात के बच्चे यहाँ पर आते हैं, और बिल्कुल यहाँ घर का सा माहौल है, और बहुत सर यहाँ पे जो शोबा जाते हैं वहाँ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। अच्छा सर, आपके पीछे माशाल्लाह इतने सारे अवार्ड्स और इतने सारे मेडल्स हैं, आप माशाल्लाह सितारा इम्तियाज़, सितारा हिलाल इम्तियाज़, और इतने सारे सर, इनके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। इनके बारे में क्या बताएं, मुझे कभी भी शोहरत का शौक नहीं था, आपको पता मैं टीवियों से भागता हूँ, महीनों मुझे लोग कहते रहते हैं, लेकिन मैं अपने काम को फोकस करता हूँ। तो मेरा एक बिलीव है कि अगर आप सिद्ध के दिल से मेहनत करते हैं ना, तो ये शोहरत, अवार्ड, ये सब आपके पीछे चलते चलते आते हैं। मुझे पाकिस्तान के हाईएस्ट तरीन अवार्ड मिले हुए हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं, और मज़े की बात ये भी नहीं है कि मेरे लोग समझते हैं मेरा पीपल्स पार्टी से बहुत ताल्लुक़ है, यानी मैं चूँकि पीपल्स पार्टी यहाँ 18 साल से बरसर इक़्तिदार है, मैं भी 18 साल से हूँ, लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरा सितारा इम्तियाज़ इमरान खान के टाइम में मिला है, और मेरा जो हिलाल इम्तियाज़ है उस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, लिया आसिफ जरदारी साहब के हाथ से, क्योंकि सदर वो थे, लेकिन इस हुकूमत ने दिया है। तो इससे भी अंदाज़ा ये होता है कि जी
कुछ चीज़ें अभी तक मेरिट पे भी इस मुल्क में होती हैं। जी बिल्कुल मैं तो नहीं जानता था इमरान खान की पार्टी को या किसी को, लेकिन मुझे उस ज़माने में भी मिला है बिल्कुल। और मुझे ये अभी इन्होंने दिया, और मुझे लगता है कि बस एक ही सबसे बड़ा अवार्ड पाकिस्तान का रह गया है, तो मुझे लगता है वो भी किसी वक्त मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि सर आपका काम और होता बाकी है। ये सारे अवार्ड हैं, मुख्तलिफ अदारे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जी और बड़े बड़े अदारे हैं, हुकूमतें हैं, और उसमें उन लोगों के कुछ हैं, ये तो बहुत कम है क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं, और ये तो हमारे बच्चों ने यहाँ ला के सजा दिए हैं। तो उसमें बेशुमार और भी अवार्ड हैं जो पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा जो फोकस हमेशा से ये रहा कि अपने काम के ज़रिए अपनी शनाख्त बनाएं, क्योंकि मैं एक्टर तो उन्हीं के टीवी पे आऊँगा, लोग मुझे पहचानेंगे, है ना। मैं सिंगर नहीं हूँ कि मैं कॉन्सर्ट करूँगा, तो मेरा ही शनाख्त तो मेरा काम ही है, और अल्लाह ताला ने मुझे जितनी इज़्ज़त दी है वो इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए, शहर के लिए काम करने में और बच्चों को आगे बढ़ाने में। बच्चों को आगे बढ़ाना, जी हाँ बिल्कुल। सर आप माशाल्लाह बहुत खुश अखलाक और खुश गुफ्तार हैं। आप मुस्कुरा कर जो बात कर लेते हैं, एक सख्त से सख्त जो पॉलिटिशियन या कोई सियासी शख्सियत होती है, सर ये हुनर कैसे है सर? माशाल्लाह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। ये हुनर सरबत लिखने पढ़ने से आता है जी और उसके लिए बाकायदा ये एक तज़किया नफ्स करना पड़ता है, जी अपने अंदर बर्दाश्त जो है ना। जी मुझे एक बात समझ आई थी, फिर हज़रत अली का कौल भी है, जी सर। वो अगर आप जो है ना, आप अपने अपने उस पर अगर अपनी ज़ात पे काबू नहीं पा सकते तो आप दुनिया पे क्या काबू पाएंगे। आप तो एक, जब आपको गुस्सा आ जाता है तो उसका मतलब है कि आप अपने हवास में नहीं रहते, अक्ल आपसे चली जाती है और सारे ब्लंडर आप, और आपने देखा होगा जी पॉलिटिशियन की आप बात करें तो हमेशा लूज टॉक या गलत जुमले उसी वक्त निकल रहे होते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है। तो सबसे पहला जो काम करना है ना, वो अपने गुस्से पे काबू पाना है। तो जब आप अपने गुस्से पे काबू पा लेंगे तो सारे जहान पे काबू पा लेंगे। जी हाँ, क्या बात कही सर आपने। सर आप जब निगरां हुकूमत में थे, सूबाई वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं आप माशाल्लाह, तो उस वक्त आपका किसी से कुछ चपकलामी हो गई थी? कुर्बान अलवी साहब से वो लड़े थे क्योंकि वज़ीर नहीं, वो तो अभी भी फ़ोन आया उनको, अभी भी फ़ोन आया था। मकबूल बाकर साहब मेरे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत शानदार आदमी है। अभी उनके बेटे की 2-3 दिन में वलीमा हो रहा है, अभी तुम्हारे आने से पहले उनका फ़ोन आया। अच्छा। वो नहीं थे, वो मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो एक और वज़ीर थे साद नियाज साहब, उनकी और चीफ मिनिस्टर साहब की हो गई थी आखिरी कैबिनेट में। मैं तो वो बीच बचाव करा के, और साथ भी मेरी बात सुनता है, तो मैंने मकबूल बाकर साहब से वो हीट ऑफ द मोमेंट में एक दफ़ा कभी हो गया, मैं तो रोज़ बैठ के खुली कचहरी लगाता था और एक वज़ीर को रोज़ बिठाता था कि मिनिस्टर हाजिर हो और सारे मीडिया के सामने जवाब दे। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछते हैं, जिस वज़ीर के पास जो महकमा है उसी वज़ीर को, मैं IG को बिठाया, मैंने होम मिनिस्टर को बिठाया, लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर को बिठाया, कल्चर के मिनिस्टर को बिठाया। मैं कहता था कि भाई अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो सारे साफियों के सामने, और मैं तो यहीं से बैठ के, मेरे पास 3-4 वजारतें थी, मैं एक हफ्ता तो बैठा शर्जील साहब वाले दफ्तर में, लेकिन फिर मुझे उकताहट हो गई तो मैं यहीं आके बैठ गया और यहीं से मैं चला रहा था। तो मुझे तो किसी साफ़ी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा, मैं तो ओथ ले के पहले प्रेस क्लब गया हूँ और उसके बाद उधर गया था जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो दफ्तर है। तो मेरा खैर झगड़ा किसी से नहीं हुआ, लेकिन मेरा झगड़ा हो तो उसमें कोई मजायका नहीं है, झगड़ा हो सकता है। मतलब ये कि झगड़ा क्या तलखी हो सकती है, कोई गलत बात मैं कर दूं या कोई गलत बात दूसरा आदमी कर दे, तो वो वक्ती तौर पे चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं, होते होते बचा कई बार, मैं अपने ऊपर काबू पा लेता हूँ। नहीं सर, और कुछ लोग भी मुझे इतने सालों से अब जानने लग गए हैं, और मीडिया की तो 3 जनरेशन मेरे सामने की हैं, क्योंकि मैं तो आर्ट्स काउंसिल से पहले था ही प्रेस क्लब में, 1980-81 से प्रेस क्लब में बैठता था, मेरी तो बुनियादी तरबियत भी वहीं हुई है। तो अब जितने भी साफ़ी हैं तो मेरे सामने जर्नलिस्ट बने हैं, मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, तो वो तो मेरा घर है प्रेस क्लब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और वैसे भी सर आप में एक जो आपकी जो तबीयत है, एक बिल्कुल मैंने तो कभी गुस्सा होते देखा नहीं, हमेशा मुस्कुराते। काश कि सर आप अगर वज़ीर हो जाएं या CM हो जाएं, जिस तरीके से आपने आर्ट्स काउंसिल के शोबाजात को तरीके से संभाला हुआ है,
तो इसी तरीके का सर अगर आपको सिंध सूबे का सीएम बना दें क्या कहेंगे सर? नहीं, सिंध सूबे का देखें, ये इसके लिए आपको पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है और ये मेरा कसूर है। मुझे बहुत दफ़ा पीपल्स पार्टी ने भी, अदी फरियाल ने बल्कि मुझे घर पे बुला के भी कई दफ़ा मुझे कहा और मुझे डांटा भी जी। और सईद गनी साहब भी बहुत दफ़ा मेरे घर आए कि आप पार्टी ज्वाइन करें, आप टिकट ले लें। मतलब ये पहली सीढ़ी पहले चढ़नी पड़ती है आपको। आपको वज़ीर बनना है या वज़ीर आला बनना है या जो भी बनना है, उसके लिए पहले आपको MPA बनना पड़ता है या MNA या, और उसके लिए आपको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो वो मुझे तो 15 साल से, मतलब बहुत मेहरबानी उनकी, उन्होंने मुझे ऑफ़रें की। मुझे तो इमरान खान ने भी ऑफ़रें की, मुझे तो MKM ने भी ऑफ़रें की, लेकिन मैं जाता तो शायद पीपल्स पार्टी में जाता और किसी पार्टी में नहीं जाता। लेकिन मैंने उनसे दरख्वास्त की हाईएस्ट लेवल पे जो लीडरशिप है कि ये एक अदारा मैंने ऐसा बनाया है जो एक गैर जानिबदार अदारा है और यहाँ सभी लोग आते हैं। तो अगर मैं शामिल हो गया ना तो हो सकता है इस अदारे को नुकसान पहुँचे और ये लगे कि अब इसने ना ये 18-19 साल मेहनत इसीलिए की थी कि ये इसको सीढ़ी बना के, और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इतनी इज्जत दी और मेरी कदर करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि मुझे बहुत बार बुलाया और कहा कि अब आप ज्वाइन कर लें, और मैंने बड़े उससे बहुत मुअद्दबाना तरीके से उनसे दरख्वास्त की कि अभी रहने दें। तो वो तो तब की बात है ना जब आप पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवली शामिल हों, आप पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे, आप वो करेंगे या आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो तभी बनेंगे। तो अभी तो ठीक, हमारे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब हैं और मैं तो इनके वालिद साहब के साथ भी काम किया हुआ है 1994 से 96 तक। जी, बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया है। और आर्ट्स काउंसिल को तो ये जितना सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आर्ट्स काउंसिल में ये जो बिल्डिंगें बनी और इतनी कॉन्फ्रेंसेस और इतनी, हाँ, और गवर्नमेंट तो पहले भी थी, लेकिन जब से ये मुराद अली शाह साहब एज अ फाइनेंस में एडवाइज़र आए थे, पहले आपको पता है ना MPA नहीं थे क्योंकि उनकी नेशनलिटी का मसला हो गया था, और उस वक्त से लेके और फिर जब फाइनेंस मिनिस्टर थे या फिर जब चीफ मिनिस्टर बने तो मल्टीफोल्ड जो आर्ट्स काउंसिल की तरक्की की वजह है, एक तो हमारी मेहनत और एक उनकी जैसे जितना हमने काम किया उन्होंने इतना ही हमें सपोर्ट किया है। तो हम तो बड़े खुश हैं उनसे, मुराद अली शाह साहब। हाँ, बहुत खुश हैं। बिल्कुल सर। और आपने देखा है कि हम तो उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इफ्तिताह उनसे कराते हैं वर्ल्ड कल्चर, और हालांकि आज तक उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, वो तो भागते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस आदमी ने इतना कुछ किया है तो उसी आदमी को वो इज्जत देनी चाहिए कि जिसने इस अदारा बनाने में हमारी मदद की है। उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मुराद अली शाह साहब को। बाकी जो भी लोग बातें करें तो मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ उनका। मैंने आज तक 1 रुपया नहीं मांगा मुराद अली शाह से, ना कोई प्लॉट लिया है, ना अपनी ज़ात के लिए कोई काम किया है, ना इनसे ना इनसे पहले वालों से, लेकिन उनसे पहले वालों से। लेकिन मैंने जो अदारा बनाया है जो उसको सपोर्ट करेगा तो वो मेरा मोहसिन है ना। बिल्कुल सर। अपनी ज़ात के लिए तो कभी नहीं लिया किसी से, तुम्हारे टीवी पे बोल रहा हूँ, वरना अभी रात तक कोई बता देगा कि भाई ये मुझसे ये लिया था। अल्लाह के फजल से किसी से भी, किसी भी हुकूमत से, मैं तो बीबी के भी बहुत करीब रहा हूँ, मैं बीबी की तकरीरें लिखता रहा हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, लेकिन मैं उस तरह एक्टिवली उधर नहीं गया जी। हाँ, लेकिन वो भी उस वक्त किया जब वो हुकूमत में नहीं थी। जब वो अपोजिशन में होती थी तो मैं उनके साथ होता था, जब वो हुकूमत में होती थी तो बस मैं अपने घर बैठता था। इसी खूबसूरत बात के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी बिल्कुल, वेलकम बैक सर। माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें और इतनी अच्छी बिल्कुल तरीके से आपने मुझे समझाया, बताया कि भाई पॉलिटिक्स में इस तरह से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिलती हैं। अच्छा सर, इतनी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने क्योंकि आपको कामयाबी दी है, आपको अल्लाह पाक ने हमेशा जो है ना साथ दिया है। जेलसी लोग फैक्टर, काफ़ी सारे लोग जेलस होते होंगे क्योंकि माशाल्लाह इलेक्शन में भी आपके वो नहीं कहते शेर आ गया, आप खड़े होते हैं तो सारे के सामने आपके रहता नहीं है। हाँ। अब जेलसी सर, जेलसी तो देखें ना, जब भी अल्लाह ताला अगर आपको तरक्की देता है या शोहरत देता है या इज्जत देता है
तो हासिद तो होते ही हासिद हैं भी, और हासिदों की तादाद में इजाफा भी होता है। इजाफा भी। तो हासिदों को तो मेरा यही मशवरा है कि बजाय ये कि किसी और से हसद करें, खुद कुछ करें, खुद कुछ अपने करें। लिए मेहनत करें। तो पहले मुझे तकलीफ़ बहुत होती थी कि मैंने इतना काम किया जो इस मुल्क में कभी किसी ने नहीं किया, इस मुल्क के लिए। इस मुल्क की सकाफ़त को मैंने अमेरिका में जाके कॉन्फ्रेंसें की हैं, शिकागो में, ह्यूस्टन में, LA में, पाकिस्तान के झंडा उठा के कि लोग समझते हैं कोई हम दहशतगर्द हैं, हम ख़राब लोग हैं। तो इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सोसाइटी में होता है और ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे रहा है और लोगों में आपकी पजीराई है। क्योंकि जब इलेक्शन होता है जी, तो मेरे किसी मुखालिफ को 10% भी वोट ही नहीं मिलते और लोग हज़ारों की तादाद में जिस तरह से मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिस तरह मेरी रिस्पेक्ट है, मैं जिस जगह चला जाऊं, जिस घर चला जाऊं, जिस शादी में चला जाऊं, जिस शहर में चला जाऊं, जिस मुल्क में चला जाऊं, लोग जोक दर जोक आते हैं और मेरे काम की तारीफ़ करते हैं। तो मैं तो अल्लाह का एहसानमंद हूँ और हासिदों की तादाद में भी कमी होती जा रही है। अच्छा हाँ, ये बड़ी अफसोस की बात है। सर, मेरे ख्याल में हासिद थकते जा रहे हैं। थकते जा रहे हैं सर, क्योंकि अल्लाह पाक आपके साथ हैं हाँ। और जिस तरीके से आपका काम है वो ज़ाहिर सी बात है, मुंह बोलते सबूत है, हम सब देखते हैं। अच्छा सर, अगर कभी पार्टी दोबारा ज़रा सियासत में अब पार्टी ज्वाइन करनी हो, फॉर एग्जांपल कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं तो इसका जवाब दे पीपल्स चुका हूँ पार्टी? आपको। पीपल्स पार्टी। अभी मैंने कहा था कि अगर मैं जाता पीपल्स तो पार्टी। पीपल्स पार्टी में जाता। सर, कराची में ये जो गुल प्लाजा का इतना बड़ा सानिया हुआ है, सर आप क्या कहेंगे, ये पीछे क्या इसका है, आपका क्या तज्जिया, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, कराची जो है ना, मैं पैदा कराची में हुआ हूँ, जी। नाज़माबाद में पैदा हुआ हूँ मैं। कराची बहुत हसीन, साफ़ सुथरा, आलीशान शहर था। मैंने तो इसको देखा है और आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आबादी फिर बढ़ती रही। कराची जो है ना, ये जो जहाँ तक भी पहुँचा है, इसके सब जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार कोई एक जिम्मेदार नहीं है। और फिर जब यहाँ एथनिक जो लिसानी बुनियाद पे सियासत शुरू हुई, फिर कत्ल व गारत और खून खराबा और भाई को भाई से लड़ाना, सिंधी पंजाबी, पंजाब सिंधी महाजर पठान, महाजर सिंधी, तो उसने इस शहर को बहुत नुकसान पहुँचाया। इसमें जजीरे बन गए। फिर कराची में जितने वसाइल लगने चाहिए थे वो भी नहीं लगे हैं और कराची में बहुत सारे अदारे और सारी ही हुकूमतें जो भी रही हैं पिछले 40 साल में, सब पे जिम्मेदारी आयद होती है। और अब कराची इतना अनमैनेजेबल हो गया है, इतना अनमैनेजेबल हो गया है कि हुकूमत सिंध के पास तो इतने वसाइल नहीं हैं। अगर वो अपना सारा बजट भी कराची पे खर्च करते हैं, ये पूरा नहीं हो सकता। चंद बरस पहले मराठा साहब ने वर्ल्ड बैंक से एक ग्रांट भी लेके आए थे $100 मिलियन की, और उसकी मीटिंगों में मैं भी बैठता रहा। उसमें से थोड़े से पैसे आर्ट्स काउंसिल में, जो आपने देखा नीचे पेवर लगे हुए हैं, अंडरग्राउंड टैंक बने, 1000 kVA का लोड हमने ऐड किया, तो 20-25 करोड़ आर्ट्स काउंसिल पे भी उस फंड में से मैंने खर्च कराए। तो उसमें आर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी वो ये थी कि कम से कम $100 बिलियन कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए चाहिए। इसकी सीवरेज लाइनों को, इसको केबल्स को अंडरग्राउंड करने के लिए, इसकी सड़कों को बनाने के लिए, और इसकी मतलब इसके लिए $100 बिलियन। अब $100 बिलियन कितने हो जाते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, कोई 30,000 अरब रुपए बनते हैं। उतने की इस शहर को ज़रूरत है। तो वो साथ साथ जो काम होने चाहिए थे, ये शहर फसादात की भी जद में रहा ये शहर, तो वो तवज्जो भी इस शहर पे नहीं हुई है। तो हर दफ़ा जब कोई बड़ा हादसा होता है तो एक अलार्म होता है और सारे अदारे भी अपना अपना काम ठीक तरह से शुरू कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से थोड़ा सा जब अरसा गुजरता है तो उसके बाद फिर हम उसी रफ्तार पे चल पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि इंसानी, और इसमें सब जिम्मेदार है। मैं आपको बताऊँ, बिल्डर भी जिम्मेदार है, दुकानदार भी जिम्मेदार हैं, और वो जिन्होंने गोदाम बना के रास्ते बंद किए हुए हैं, जिन्होंने 16 चलो ख़राब बनी थी ना, फिर भी 16 एग्जिट थी, सिर्फ 2 खुली हुई थी। बाकी इन्होंने ग्रिलें लगा के कि हमारा जो ये सेल्समैन है हमारा सामान चोरी करके ना ले जाए। 26 में से 24 बंद कर दिए। जी नहीं, बंद रहते हैं मुस्तकिल,
उसके आगे ये अपने गोडाउन बना लेते हैं, एग्जिट पे दुकानें बनी हुई हैं। तो ये बहरहाल ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक एक चीज़ को चेक करे और इसको ऐसा बनाए कि किसी इंसानी जान को ख़तरा ना हो। काम तो ज़ाहिर है हुकूमत का ही है, हुकूमत को ही करना है। हुकूमत के सारे अदारे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, चाहे KMC है, चाहे ये जो है कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, चाहे KDA है, जितने भी सिविक एजेंसीज हैं, जितने अदारे हैं, इनको करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। हल यही है कि इनको संजीदगी से मुसलसल ग्रेजुअली चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कराची को तो जैसा लगता है कि नज़र लग गई है। सर, जब भी कुछ कराची में ऐसा कुछ वाक़या होता है, कहा जाता है ये कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, सूबा बना लो। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इन दोनों बातों से, ठीक है भाई। देखे ना, मैं फिर वही बोलेंगे कि ये इधर से तो इधर। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के तो मेयर अभी आया है, शायद 2 साल हुए जी, या इससे भी कम हुआ है। जी जी। तो उससे पहले तो सिर्फ 2 जमातों के मेयर थे, MQM के मेयर थे और जमात इस्लामी के मेयर थे। तो जो भी कुछ है उसकी जिम्मेदारी तो सबको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये बैठा हुआ है, लेकिन वो सारे तो थे ना, वो भी तो थे ना, बिल्कुल थे। तो अब वफाक के हवाले ये कर देंगे। इसलिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी सर। वफाक का एक भी अदारा ऐसा नहीं है जो सिंध में ठीक तरह से चल रहा हो। मसलन ये जिन्ना हॉस्पिटल पहले वफाक के पास था, सिंध हुकूमत के पास आया है, तो आप देखेंगे सिंध हुकूमत ने उसको 30-40 अरब रुपए दिए, 50 नए डिपार्टमेंट बन गए, आलीशान चल रहा है। NICVD पहले फेडरल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री के पास था, और आज आप देखें बेहतर है या उस वक्त बेहतर था। ये नेशनल म्यूजियम पहले सिंध गवर्नमेंट के पास था, फेडरल गवर्नमेंट के चला गया, तो चल ही नहीं रहा है। मैंने तो इस्लामाबाद में भी जितने फेडरल गवर्नमेंट के कल्चर के अदारे देखे हैं, ज़्यादातर बंद पड़े हुए हैं या उनके सरबराह ही नहीं है। और बाकी पाकिस्तान के अंदर भी जो मरकजी हुकूमत का काम ये थोड़ी है कि, और फिर यहाँ पे अच्छा फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी का मेयर है तो आप लगा दें। अच्छा तो भाई फिर मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में क्यों नहीं कराची को आपने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम किया? नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में क्यों नहीं कराची को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम किया? तो मैं एक इंडिपेंडेंट, मैं तो अभी हाफिज़ नईम साहब के प्रोग्राम में भी तकरीर करके आया हूँ ज़बरदस्त। मुझे तो वो भी बुलाते हैं। आर्ट्स काउंसिल में इनका इलेक्शन हुआ था, दोनों के इत्तेफाक से हुआ था। अभी इनका वो था एक पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान और IT की एग्जीबिशन। IT की एग्जीबिशन में मैं चीफ गेस्ट था, मेरे पास वो खुद भी आते हैं। मेरे ख्याल में तो ये है कि ये इसके बजाय ना स्कोर सेटल करने के ये नहीं, मैं समझता हूँ कि ये MQM को, पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को और जमात इस्लामी को भी साथ में बिठाएं और बिठा करके और एक ऐसा सलूशन इस शहर के लिए मिल के निकाल लें, बजाय इसके कि एक दूसरे पे स्कोर सेटल करें। अब MQM की तो बदकिस्मती है भाई, उनको मैंने तो नहीं कहा था ना कि वो अपना लोकल बॉडीज इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन का बाइकआउट ना करते, जीत के आते, तो आज शहर उनके पास होता। फ़र्ज़ करें, हो सकता है ना भी होता, मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्यों बाइकआउट किया था। अच्छा तो फिर भी वो क्या कहते कि कराची को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम कर दें। अच्छा, जमात इस्लामी ने तो नहीं कहा, मैंने तो आज भी हाफिज़ नईम को सुना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कराची को मरकज़ के हवाले कर दें। तो उन्होंने सारे ख़राब काम तो नहीं किए। मैं तो नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में भी देखा है, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं जी। मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में भी देखा है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ख़राब काम भी हुए होंगे ना, है ना। लेकिन ये सारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जी, ये तो सबके ज़माने में है। बिल्डिंग कंट्रोल की NOCs भी सबके ज़माने में दी गई हैं। तो इसलिए एक ही हल है, वो हल यही है। देखिए मैंने यहाँ पे ये लड़ाई झगड़े में मैंने यहाँ सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान, सराइकी सबको एक जगह बिठाया उर्दू कॉन्फ्रेंस में और डायलॉग के ज़रिए आपस में। तो अभी देखें कोई अगले इलेक्शन नहीं होने वाला, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। तो भाई अभी 2 साल और रह गए स्कोर सेटल करने के बजाय। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब और ये भी मेयर रहे ना, इनका तजुर्बा है, और ये जमात इस्लामी वाले भी बैठे और मर्तज़ा भी बैठे और इनके भी सीनियर लोग बैठे और आपस में बैठ के कराची के लिए एक माहिदा मैग्ना कार्टा टाइप की चीज़ कर लें कि कराची की फलाह के लिए ये है, और जो भी पार्टी जीतेगी
जिसका भी मेयर होगा तो हम इस चार्टर पे अमल करेंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल है ये लड़ लड़ के जब थक जाएंगे ना तो फिर ये करेंगे ऐसा। बिल्कुल सर, ऐसी अभी तो सिर्फ टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की। ब्लेम गेम हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा इस टांग खींचने से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा रही है, अभी तो मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, नहीं लग रहा। और वो पॉलिटिशियंस का हक है कि MQM अपनी लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, या जमात इस्लामी या कोई और पार्टी या JUI या जो भी पार्टी है, जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको इजाज़त है। तो लेकिन शहर के नाम पे सियासत करके पिछले 45 साल में जिन्होंने भी की है, इस शहर को, अजीम शान शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। तो भाई अब मजीद लड़के इस शहर को कहाँ पहुँचाना चाहते हो? ये शहर गरीबों का माई बाप है। इस शहर में पूरे पाकिस्तान से हिजरत होती है और इस शहर में लोग KP से भी रोजगार करते हैं, आके गिलगित से भी करते हैं, कश्मीरी भी, कश्मीर से ज़्यादा यहाँ हैं, बिल्कुल ऐसे, एबटाबाद से ज़्यादा हज़ारे वाले यहाँ हैं, लाहौर जितने पंजाबी यहाँ हैं, पेशावर से ज़्यादा पश्तून यहाँ हैं, और सबसे ज़्यादा तादाद उर्दू स्पीकिंग की है। देखो न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही था, पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोग भागे और पूरा यूरोप से उजड़ के न्यूयॉर्क में गए। अब न्यूयॉर्क में इटालियन ओरिजिन के लोग भी हैं, क्यूबन भी हैं, पोर्टोरिकन भी हैं, डच भी हैं, पोलैंड के लोग भी हैं, जर्मन स्पीकिंग भी हैं। लेकिन अब जो भी समंदर के किनारे इंडस्ट्रियल सिटी होते हैं और जहाँ रोजगार के जराए होते हैं और जहाँ पोर्ट होता है, हमेशा माइग्रेशन उधर ही होती है। वफाक के हवाले करने की क्या ज़रूरत है? वफाक से ये सब मिलकर मुतालबा करें कि मज़ीद वसाइल मुहैया किया जाए कराची के लिए, मज़ीद वसाइल दें ना हमें सर। वफाक अब जैसे परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में थी तो डिक्टेटरशिप, लेकिन चूँकि MQM की और उनकी वो थी उसमें जो हुकूमत थी उस वक्त काफ की, तो वो उनकी अलाई थी, तो कोई 200 अरब रुपए दिए थे। तो अभी भी तो ये देखें ना, MQM जो है वो वहाँ पर इस्लामाबाद में इनके मिनिस्टर हैं 2 जी। तो इनको चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट से, और अभी इनको 50-50 1-1 अरब रुपए MNS को भी मिला है कराची के लिए। हाँ, MQM के MNS को भी 1-1 अरब रुपया अभी फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। तो अच्छी बात है कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की सड़कें बना दें, चीज़ें ठीक कर लें। जो पीपल्स पार्टी के MNA को मिला है वो भी फंड यहाँ लग जाए। तो यहाँ का फंड भी सही तरह से लगना चाहिए, करप्शन फ्री कोई निज़ाम होना चाहिए। और बस करप्शन ने हमारा बेड़ा गर्क किया है और वो नीचे चपरासी से शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मेयार पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और जिन चीज़ों में बाद में इंसानी जानों का नुकसान होता है वो भी किसी न किसी बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर पैसे ले करके वो सरफ नज़र कर लेता है। तो मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा हो गया है, पैसे शैसे भी बहुत हो गए हैं। तो अब कुछ अरसे के लिए शहर को अगर बनाना है ना, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जितने स्टेक होल्डर हैं या जो दावा करते हैं शहर के स्टेक होल्डर हैं, ये सब बैठे ना, अपने लिए बहुत कर लिया ना, अब शहर के लिए कर लें। हाँ बिल्कुल, वैसे सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे रोना आता है। इस शहर में मैं मोटरसाइकिल पर 7वीं 8वीं से घूमता था, मुझे कोई ख़तरा नहीं था, किसी को ख़तरा नहीं था। मैं लसबिला पे लेटे रहते थे सारे TV के एक्टर, उमर शरीफ से लेके सारे, और बाकड़ा पे खारादर में, और कैफे प्याला में, डांडी कुरंगी मलीर, और PIP कॉलोनी में सुबह 5 बजे पाए खाने जाते थे। ये हसीन शहर था, ये खूबसूरत शहर था, और ये रोशनियों का शहर था, साफ़ सुथरी सड़कें थी, कुछ नहीं था। कुछ तो गलत किया है ना, जो गलत किया उसमें सब जिम्मेदार है। बिल्कुल अहमद शाह साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि करप्शन बहुत हो चुका, बहुत जेबें भर गई, बहुत लॉकर्स भर गए। अब कराची शहर पे, क्योंकि वाकई दिल खून के आंसू रोता है, कोई चीज़ जलती है या हादसात होते हैं तो लगता है कि हमारा घर जल रहा है, ये हमारा घर है, ये हमारा। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। काश जैसा हम आर्ट्स काउंसिल आते हैं, यहाँ कोई ओकेजन होता है तो ऐसा जगमगाता हुआ एक अलग से आर्ट्स काउंसिल दूर से नज़र आता है, हर शोबा जात भरपूर तरीके से काम कर रहा है। काश के मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, अल्लाह करे कराची भी वैसे ही हो जाए, हर शोबा जात, हर जो है वो अपना तबका अच्छी तरीके से काम करें। लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक सर।
वक्त जो है गुज़रता जा रहा है और इंटरव्यू का टाइम गुज़रता जा रहा है, मुझे पता ही नहीं लग रहा आपसे इतनी सारी बातें सीखने को और सुनने को और समझने को मिल रही हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप हमारे सीनियर हैं और तजुर्बाकार हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सर, आर्ट्स काउंसिल से माशाल्लाह 18 साल से आप वाबस्ता हैं, इससे ज़्यादा आपने बहुत वर्किंग रही है। कोई सिंगिंग, कोई इस तरह से कोई रूह की ग़िज़ा जो है हमारे, क्योंकि देखें हमारे इर्द गिर्द तो चलें ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत पैनिक है, बहुत पेन है, मगर कुछ म्यूज़िक वगैरह से लगाव है सर? बेशुमार लगाव है, बेताशा सुनता हूँ जी, और सुनने की हद तक लगाव है, क्योंकि मेरी आवाज़ इस काबिल कभी भी नहीं थी कि मैं गाऊँ। मेरे बचपन से शायरी का शौक़ था, तो वो मुझे हज़ारों लाखों शेर याद हैं। जी जी, गाने मैं सारे सुनता हूँ, मैं अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं रॉक सुनता हूँ, मैं पॉप सुनता हूँ, मैं ब्लूज़ सुनता हूँ, मैं क्लासिकल सुनता हूँ, मैं कव्वाली सुनता हूँ, मैं गज़ल सुनता हूँ, मैं आबदा परवीन को सुनता हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता हूँ, मेहदी हसन को सुनता हूँ और सारा म्यूज़िक सुनता हूँ दुनिया भर का। और मैं ये बीट वाला म्यूज़िक भी सुनता हूँ, रॉक भी सुनता हूँ, पॉप भी सुनता हूँ। पॉप भी सुन। सर तो फिर कुछ शेर हो जाए या कुछ हाँ, भी शेर ऐसा सुना कुछ सकते हैं। जो आप बेहतर मैं समझें। आपको एक नज़्म सुनाऊँगा। जी सर। एक दफ़ा मैंने इमरान खान साहब को नाश्ते पे सुनाई थी, फिर वो उठ के चले गए थे। अच्छा सर, ऐसे क्या सुनाई थी? कैसे मुमकिन है यार मेरे, मजनू भी बनो लेकिन तुमसे एक सन न रस्म राह करे, हो को कनी का दावा भी सर फोड़ने की हिम्मत भी न हो, हर एक को बुलाओ मक्तल में और आप वहाँ से भाग रहो, तुम भवरा बनकर जब चाहो हर एक कली का रस चूसो और उस पर ये ख्वाहिश भी करो हर एक तुम ही से लिपटी रहे और तुम पर जान छिड़कती रहे। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का होके रहे। वाह, ज़बरदस्त सर। अच्छा, ये सुन के फिर चले गए थे? हाँ, मतलब इमरान कुछ खान उनकी साहब। समझ में आया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। हाँ। बस उसने वो चीज़ वही ज़माना था जब वो कह रहे थे कि कल तुम्हारे घर आऊँगा और पार्टी ज्वाइन करूँगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वैसे नाश्ता कर लें। तो नाश्ता वो सिर्फ उसके पास जाते थे जो हामी भरता था कि पार्टी में शामिल हो जाओ। अच्छा। तो बदकिस्मती से मैंने नाश्ता नहीं कराया उन्हें। ओह सर। अच्छा सर, और फैमिली जब में मैं सुना रहा था तो ये जो हैं हमारे आरिफ साहब जो सदर, ये भी बैठे आरिफ थे। अलवी। आरिफ अलवी, फिरदौस शमीम नकवी, ये हमारे जो गवर्नर साहब थे इमरान इस्माइल, ये सारे लोग सारे वो वायरल हुआ है मिलियंस में, तुम्हें मिल जाएगा। वो मेरी वजह से वायरल नहीं हुआ, इमरान को सुना रहा था ना, इमरान को सुना रहे थे। नहीं सर, आप एक अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं। अच्छा सर, फैमिली में माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका हाथ कौन बटाता है काम में? मेरा हाथ एक मेरा बेटा है छोटा, जो यहाँ पे बाहर से पढ़ के आया ऑस्ट्रेलिया से, और वो मेरे साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो दुनिया भर की एम्बेसीज और बाहर के आर्टिस्टों वाले प्रोजेक्ट में वो काम करता है, और भी बच्चे काम करते हैं उनके साथ, वो भी है। और मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और एक मेरा बेटा वकील है, और एक बेटी जो है मेरी वो आर्ट और फिल्म पढ़ के आई है लाहौर से माशाल्लाह। और एक बेटी मेरी वकालत पढ़ के शादी कर ली है उसने, तो वो प्रैक्टिस नहीं करती। तो ये 4 बच्चे हैं और 2 हम मियाँ बीवी हैं। सर, आपकी वाइफ मैंने देखी है माशाल्लाह, हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत देखी है है, तुमने। बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है, जैसे आप खुद माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल कपल। तो सर, ज़ाहिर है आप एक कामयाब इंसान हैं और माशाल्लाह गुड लुकिंग है, आपकी वाइफ भी, अल्लाह पाक आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। तो सर, बहुत सारे ऐसे ख़वातीन भी करीब आने की कोशिश करती होंगी, स्कैंडल्स या ये कुछ इस तरह से होता है सर? बेशुमार, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो फिर वो भाभी साहिबा जो है वो नाराज़ होती है? वो भी होती है, क्यों नहीं होगी, उसका हक है। नाराज़ होती थी, अब तो ज़माने हो गए कि मेरी समझ में आ गया कि जो करीब भी आए उसको दूर कर दो। आपके जहन में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं पब्लिक ऑफिस में हूँ ना, तो हज़ारों औरतें भी आती हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, तो मेरी तो ये जो काम है इसका तकाजा है, तो हम दोनों की समझ में ही आ गया। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, जब छुट्टी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप घर में, मतलब यानी कि आपको टाइम मिलता होगा, काफ़ी बिजी रहते हैं, तो छुट्टी के दिन अगर घर पे होते हैं तो कुकिंग वगैरह, कुछ खाने पीने का शौक है, कोई कुकिंग करते हैं या खाते हैं
कुछ भी नहीं? कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। फिर सर क्या क्या शौक से? देसी नहीं, खाना? शौक से बस बात यह है कि देसी मुझे खाना। जब शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं था जी। तो इस शहर में जहाँ गोलगप्पे अच्छे मिलते थे, जहाँ हलीम अच्छा मिलता था, जहाँ पाए अच्छे मिलते थे, मलिर में एक पाए वाला है तो मलिर चले जाते थे। अच्छा। और ये जो बिहारी कबाब और ये सारे जाके वो बादराबाद के अल कबाब का या जी, नसीर जी। खां के कबाब या मेरठ बिल्कुल। के कबाब तो ये शौक था। बिल्कुल। फिर ये हुआ कि मुझे कोई 25 साल हो गए, शुगर, ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड हो गया, जी जी। तो मेरा खाने का वो बदल गया। लेकिन मुझे बहुत शौक है अभी भी निहारी खाने का। पाए फिर अब मेरी बेगम घर पे बनवाती है, बकरे के पाए तो हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा बनते हैं, बहुत। तो वो खाता हूँ, पतले से पाए, ज़्यादा जी, वो जी, नहीं। जी, अच्छा। वैसे दाल चावल हमारी रेगुलर डिश है, मैं शौक से खाता हूँ, रोज़ पकते हैं, रोज पर। एक सब्जी रोज़ पकती है। और गोश्त खाता हूँ तो शोरबे वाला गोश्त खाता हूँ अब। शोरबे वाला। हाँ, दिल चाहता है तो कोई मटन के तिक्के शिक्के भी मंगवा के खा लेता हूँ, वाह सर। लेकिन वो परहेज भी थोड़ी सी करता परहेज हूँ। भी जरूरी ये सारा डिपार्टमेंट मेरी बीवी देखती है। हम एक ही तरह का दोनों खाना खाते हैं, और जब से मुझे शुगर हुई है उसने भी चीनी पीनी बंद कर दी है, तो क्या हम बात है सर। दोनों जो है शक्कर भी नहीं लेते। लेकिन शादियाँ बहुत ज़्यादा हों तो बदपरहेजी हो जाती है। और अब ये पिछले यहाँ दिसंबर जनवरी में ऐसे रोज़ ही है। 10-10 दावतें होती हैं, तो उसमें फिर मजबूरन थोड़ा बहुत बदपरहेजी हो जाती है। सर पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत बाहर के सयाह हमारे यहाँ पाकिस्तान आते हैं, हम जो हैं वो बाहर घूमने जाते हैं। बाहर के सयाह भी कम आते हैं, हमें इस मुल्क को ठीक करना पड़ेगा। हमारे से बहुत सारे मसाइल हैं, कुछ हमारे दुश्मनों ने पैदा किए हैं, कुछ हमने खुद पैदा करना है। हमारे सयाहों को ये पता होना चाहिए कि उनकी जान माल इज़्ज़त महफूज होगी अगर वो सवात जाएं, हुंजा जाएं, गिलगित जाएं। उनको इजाज़त है कि वो मुनासिब कपड़े अपनी तहजीब के हिसाब से पहन सकें, बिल्कुल। कोई उन पे हमला नहीं करेगा, कोई उन पे वो नहीं करेगा, कुछ उनके साथ किसी होटल के कमरे में कुछ नहीं होगा। तो हमें एक वो आइडियल माहौल, ये टूरिज़्म है ना, हमारे पास दुनिया में 10 सबसे बड़ी जो पहाड़ी चोटियाँ हैं ना, उसमें से 7 पाकिस्तान के पास हैं। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे पास दरिया है, पानी है, झरने हैं, पहाड़ हैं, डेजर्ट है, और 3 तहजीबें हैं, 7-8 हज़ार साल पुरानी सिविलाइजेशन है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, मेहरगढ़ है। तो यहाँ तो सिर्फ टूरिज़्म से ही पाकिस्तान चल सकता है, लेकिन हमारी पॉलिसियाँ गलत रही हैं 77 साल में। हम खुद करते रहे, कभी हम तालिबान को लेके आ गए, कभी पाउडर लेके आ गए, कभी क्लशनकोफ लेके आ गए, कभी हमने सोल्जर ऑफ अल्लाह बना दिए, कभी हमने ये कर दिया। तो हमें उसके लिए भी ज़रूरत है कि पाकिस्तान की सारी पार्टियाँ और पाकिस्तान की फ़ौज, फील्ड मार्शल खुद और ये बैठे पाकिस्तान निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी दलदल में है। पाकिस्तान की माशी हालत भी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के ज़हीन बच्चे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर हम आंखों पे हाथ रखें या बगले की तरह रेत में सर दे दें तो ये मसले का हल नहीं है। हम जो काम करते हैं बाद में पता चलता है कि ये तो हमने गलत किया था। तो मुल्कों की पॉलिसियाँ बनती हैं 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, 100 साल के लिए। मैं तो इनको अल्लाह का वास्ता दे सकता हूँ कि सब सियासी जमातें अपने अपने पेटी इंटरेस्ट को छोड़ें, और फ़ौज अब चूँकि एक बड़ी स्टेक होल्डर तो है, आप चाहें तो भी है, आप नहीं भी चाहें तो भी है। इसलिए कि जब भी कोई हमला इस मुल्क पे होता है, अभी आपने देखा कि आपसे 10 गुना बड़े दुश्मन को उन्होंने 4 घंटे में उनका काम। तो आर्मी इज़ रियलिटी। तो जब वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उनको साथ बिठा के इन्वॉल्व करें, और उनको भी बिठाएं, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठें और बैठ के एक एजेंडा बना लें, इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है, अपने बच्चों को कैसे बेहतर मुस्तकबिल देना है। वो बच्चा चाहे बलूचिस्तान का है, चाहे पश्तून बच्चा है, चाहे उर्दू स्पीकिंग बच्चा है, चाहे सिंधी, तो उससे एक नुकसान भी होता है ना। जब बच्चे मुतमईन नहीं होते तो इनको हमारा दुश्मन वरगला लेता है कि ये फलां का एजेंट हो गया, ये चला गया उधर बलोचों की फ़ौज में, और ये सिंधु देश। तो भाई हालात ऐसे पैदा कर दें कि वो अपनी रियासत से, अपनी हुकूमत पे इतना भरोसा करें कि वो लेफ़्ट राइट से उनको गुमराह करने की किसी को ज़रूरत ही ना हो ना। मुझे बिठाएं तो मैं इन सबको समझा सकता हूँ ये बात। सर क्या खूबसूरत बात कही है सर, इतनी अच्छी लेकिन मुझे बात नहीं है। बिठाएंगे वैसे सर आपको वैसे अलग अलग जो भी मुझे मिलता है तो मैं उससे ये बातें करता हूँ, है ना। हाँ।
अब लास्ट एक सर मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी। वैसे आपने इतनी सारी बातें मेरा की ये हैं, मैसेज है, हाँ। ये किसी मैसेज से कम नहीं है, मगर वो जो यंगस्टर्स जो आपको पसंद करते हैं, जो हमारी जिसे जीनिस्ट कहेंगे या क्या कहेंगे, यंगस्टर्स जो हमारे हैं, मिलियनर भी और ये भी, मिलियनर भी और जेनजी भी, जेनजी जनरेशन, जेनजी जनरेशन हमारे साथ तो बहुत कनेक्टेड है हज़ारों लाखों में। सर उन अपने प्यारों से क्या कहेंगे जो सिर्फ आपको देखते हैं और आपका चेहरा देख के यहाँ आते हैं और एक उम्मीद के साथ आते हैं? उनको हर अच्छी चीज़ और पॉजिटिव चीज़ के पीछे वो जाते हैं। देखिए बात ये है कि अब हमारा ये है कि हम भी तो आउटडेटेड होते जा रहे हैं भाई। अब पहली बात तो हम इस रियलिटी को तस्लीम करेंगे, ये एक जनरी एक नई जनरेशन है, वो हमसे अलग तरह से सोचती है, वो डिजिटल एरा की जनरेशन है, उसकी मालूमात हमसे बहुत ज़्यादा है, उसका लाइफस्टाइल मुख्तलिफ है, तो वो लकीर की फ़कीर की तरह से चलेगी नहीं। बिल्कुल। तो हमें पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जनरेशन। तो हम कोई ऐसी चीज़ें करते रहते हैं कि थोड़े बहुत, ये मसला ये नहीं है कि उनको हम क्या समझाएं, मसला ये है कि उनको हम कैसे अंडरस्टैंड करें। हमारे घरों में है, पहले तो हम उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनकी ज़बान समझने की कोशिश करें। उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके लिखने का अंदाज अलग है, उनके सोचने का अंदाज, और अब तो पूरी दुनिया यही लोग चला रहे हैं। तो हम गलत कर रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे समझने की ज़रूरत है। तो मैं तो रोज़ उनसे सीखता हूँ। मेरे पास तो ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की टीम में भी सारे बच्चे 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के हैं। वो अपने आइडियाज़ भी इसमें डालते रहते हैं। इसीलिए ये आपको अदारा प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मुस्तकिल एक यंग ब्लड शामिल हो रहा है और उनके आइडियाज़ भी शामिल हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें की, और आपकी जो आपने कहा कि एक टेबल पे बैठ के जो है वो इनको, टेबल पे बैठे, सोफे पे बैठे, कालीन पे बैठे, लेकिन बैठे। एक टेबल टॉक ज़रूरी है। मुज़ाकरात जो है दुनिया के बड़े बड़े मसले जो है वो हल कर देती है, और उन मुज़ाकरात में खुदारा आप जब भी बैठें अहमद शाह साहब को ज़रूर बिठाएं, क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरीके से अपना ये इदारा चला रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। खुदारा बैठें, मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को कराची पे आगे लेके जाए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही बात की। अहमद शाह साहब के साथ बातों में वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला। ट्रूली स्टार हैं हमारे ये। इसी तरह से नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और सितारे के साथ मुलाकात होगी। तब तक सरवत जबीन को अल्लाह हाफिज़।